हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द ज्योमेट्री। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था पॉइंट्स और लाइंस को, और आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी पॉइंट और लाइन के बारे में वो हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल लाइंस और पॉइंट्स को। तो यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप उसको देख सकते हैं। अभी आई बटन में भी उसका लिंक आ जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं पार्ट 1 को। तो आइए पार्ट 2 में हम बात करेंगे दोस्तों ट्राइंगल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर है ट्राइंगल। यदि हम ज्योमेट्री की बात करते हैं और सीजीएल प्री से लेके मेंस तक ट्राइंगल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक जानकारी ट्राइंगल्स के बारे में, कैसे बनते हैं ट्राइंगल्स, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या थ्योरम्स होती हैं, जो कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स उस चीज़ के नहीं मिलेंगे कि आपने कितना सजा के या कितने स्टेप्स में सॉल्व करा है। एग्जाम में दोस्तों आप मिलेंगे कि आप कितने कम समय में किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। आंसर करना भी अलग बात है, बट सही आंसर, बिकॉज इफ़ यू आंसर करेक्ट देन ओनली यू विल गेट पॉजिटिव नंबर्स, वरना वहाँ पर नेगेटिव नंबर की भी आपके लिए दावत है एसएससी की तरफ से। तो चलिए विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। तो आई थिंक यहाँ पर विजिबल रहेगा ये। ट्राइंगल्स को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं त्रिभुज। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जिसकी 3 भुजाएं हैं वो त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कुछ खास जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, ये सबसे छोटा पॉलीगन है, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम साइडेड पॉलीगन, इट इज़ द मिनिमम साइडेड पॉलीगन। ये सबसे छोटी साइड वाला बहुभुज है या पॉलीगन है। और क्या इस पे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब आपको, हो सकता है ये बातें आपको पता हो और हो सकता है ये बातें नहीं पता हो। दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये सारी बातें जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप बेसिक से नहीं समझेंगे तो फिर आप बीच में से समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और यदि आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। इट हैज़, जैसे मैंने बताया, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इट इज़ ए 2 डायमेंशनल फिगर। ये सब आपको बातें पता होंगी जितनी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो यदि हम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना चाहें या ये बताना चाहेंगे कि ट्राइंगल कैसे होता है, तो दोस्तों आपके पास 3 वर्टेक्स होते हैं, ABC 3 वर्टेक्स है। और अधिकतर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है, बट अधिकतर सामने वाली ए के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के सामने वाली बी को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एंगल्स को हम कैपिटल लेटर से, या वर्टेक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एंगल ए, एंगल बी आप देख पाएंगे। इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसको डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अल्फा बीटा डेल्टा से ही काम चलेगा। आप थीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको फिगर यहाँ पर बना के दिखाई है। तो यदि मैं इसकी साइड की बात करता हूँ, इसके पास 3 साइड हैं। ए बी, ये लाइन सेगमेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ए बी लाइन सेगमेंट है। सिमिलरली बी सी एक साइड है, एंड सिमिलरली दोस्तों ए सी यहाँ पर एक साइड है। यदि हम एंगल्स की बात करते हैं, तो एंगल्स की जब भी आप बात करेंगे तो एंगल्स को दोस्तों जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसको बीच में रखना पड़ता है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब एंगल्स गिवन होते हैं तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि कौन से एंगल्स की बात हो रही है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपके लिखा है एंगल BAC। तो दोस्तों जब यहाँ पर एंगल BAC लिखा है, इस बात का क्लियर सा मतलब है कि यहाँ पर एंगल A की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच में लिखा हुआ एंगल है। जो भी एंगल बीच में लिखा हुआ होगा उसी एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त है, या फिर उसी के बारे में वो पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा है। सिमिलरली हम दूसरे एंगल की बात करेंगे ABC, तो हम यहाँ पर ABC देखेंगे वो बीटा है, एंड सिमिलरली ACB देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये डेल्टा है। तो जैसा कि मैंने बताया 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होती हैं, बट इतनी सारी जानकारी काफ़ी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, बट बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे बार बार मुझे ड्रॉ ना करना पड़े। ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा है। अब दोस्तों इसकी जो इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं वो समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर आप सबको पता होगा, बाउंड्री होती है जिसको परिमाप बोलते हैं हिंदी में, परिमाप। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दोस्तों इनकी साइड को ऐड कर देंगे, दैट इज A + B + C।
एक होता है दोस्तों सेमी पेरीमीटर, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं, परिमाप। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पेरीमीटर का जो आधा होता है वो अर्ध परिमाप होता है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसको हम पेरीमीटर को जनरली हम दोस्तों p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सेमी पेरीमीटर को हम दोस्तों s से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, s फॉर सन। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों इसके एरिया की। एरिया निकालने के कितने तरीके हैं? तो ट्राइंगल्स के जो एरिया है उसको हम 3 तरीके से मूलतः निकाल सकते हैं। बेसिकली वी कैन फाइंड द एरिया यूजिंग द 3 फॉर्मूलाज। तो कौन कौन से फॉर्मूला उनको समझते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं एरिया। तो एरिया निकालने के दोस्तों जैसे मैंने बताया 3 तरीके हैं। तो यदि मैं इस पे ए साइड पे परपेंडिकुलर डालना चाहूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको हम H1 का नाम देते हैं, इस परपेंडिकुलर को, लेट इट बी H1। यदि मैं B पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लंब डालना चाहूँ या परपेंडिकुलर डालना चाहूँ सो इट विल बी H2। एंड इन द सिमिलर मैनर यदि मुझे यहाँ से C पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये दोस्तों H3 है। ठीक है, D E F। तो 3 यहाँ पर साइड्स हैं, तो 3 ही उसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पहला फॉर्मूला है। तो जिस बेस को आप लेंगे, जिस आधार को लेंगे, उसी की आपको ऊंचाई लेनी पड़ेगी। ये बात आपको बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। मैंने क्या बोला कि भैया जिस बेस की बात कर रहे हैं उसी के ऊपर आपको ऊंचाई देखनी है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूँ दैट इज़ हाफ इंटू ए इंटू H1 बराबर हाफ इंटू बी की ऊंचाई दोस्तों H2 है। यदि हम बात करेंगे C की ऊंचाई के बारे में तो इसकी ऊंचाई दोस्तों H3 है। तो हमने आपको बताया कि जिस बेस की आप बात करेंगे उसी की आपको हाइट लेनी है, उसी की ऊंचाई लेनी है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि A इंटू H1 क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, B इंटू H2 एंड C इंटू H3। तो यहाँ से आप एक चीज़ दोस्तों समझ पाएंगे कि ABC का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात उनके लंब के अनुपात के उल्टा रहेगा, दैट इज H1 H2 और H3 1/H3 उल्टा चलेगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लगने कोई छोटी बात है, बट एग्जाम में यदि सवाल आता है ना तो पता नहीं चल पाता है। सबसे बड़ी बात होती है ये। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इन सब चीज़ों को जितना रिवाइज करेंगे, वो सब चीज़ें आपके जहन में उतना ही रहेंगी। ठीक है, तो आपने एक बात सीखी दैट इज रेशियो ऑफ साइड of a triangle is inverse to the respective altitudes। ठीक है, रेस्पेक्टिव एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स को हम हाइट बोलते हैं या लंब बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि जो रेशो होती हैं साइड्स की एक ट्राइंगल में वो इनवर्स होती हैं यदि हम हाइट की बात करते हैं। तो जिस रेशो पे या जिस साइड पे आप हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसी के इन्वर्स की बात करेंगे। मतलब जो साइड A है उसमें हम 1/H1 करेंगे, साइड B में 1/H2 करेंगे, क्योंकि साइड B पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो H2 है। इन द सिमिलर मैनर यदि मैं साइड C की बात करता हूँ तो 1/H3। तो ये पहला फॉर्मूला है दोस्तों ट्राइंगल का एरिया निकालने का। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि इस तरह से हम दूसरे तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको मैं रब करता हूँ। और दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, डेली वोकेबलरी का एक सेक्शन है इंस्टाग्राम फॉलोग्राम पर, वहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ डेली मतलब वर्ड ऑफ द डे। उसमें इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और वर्ड रहता है। तो आप सिनोनिम याद करेंगे तो एंटोनिम अपना भी याद हो जाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा कि इस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम क्या है तो आपको सिनोनिम पता रहेंगे तो आप एंटोनिम को ऑड वन आउट करके एलिमिनेट कर देंगे, या फिर एंटोनिम पूछेगा तो सिनोनिम आपको पता रहेगा तो आप वहाँ से भी एलिमिनेशन तरीके से उसका आंसर सही कर सकते हो। तो इंग्लिश भी वहाँ से आपकी इम्प्रूव होगी। और आने वाले टाइम में इस चैनल पर आपके लिए और भी अच्छी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके की, एरिया और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया दोस्तों हम एक और फॉर्मूला है दैट इज हाफ इंटू A इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या भला है कि जिस भी एरिया मतलब जिस भी ट्राइंगल का आप एरिया निकालना चाहते हैं
तो वहाँ पर आप दो साइड कंसिडर करिए। जैसे मैंने मान लो दोस्तों AC लिया, मैंने साइड ली A और C, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा, यदि आप इन तीनों की गुणा कर देंगे साइन ऑफ एंगल के साथ में और उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा। मतलब तीन तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। हाफ AC, यदि मैं AC लिखूंगा तो साइन आएगा B का एंगल, ठीक है, साइन B। सिमिलरली यदि दोस्तों आप यहाँ से AB लिखना चाहते हैं, AB, तो इनके बीच में कौन सा एंगल फंस गया, C फंस गया, तो साइन यहाँ पर C आएगा। और यदि दोस्तों आप AC या CB लेना चाहते हैं, BC लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों साइन A लेना पड़ेगा। तो एक और बात आपको ये समझनी चाहिए कि भैया दूसरे तरीका क्या है, यदि हमसे ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है तो हाफ AC, दो साइड और उनके बीच का एंगल साइन के साथ में, दो साइड का मल्टीप्लाई और उनके बीच का एंगल साइन के साथ में, और हाफ से आपको डिवाइड करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरा जो दोस्तों तरीका है एरिया निकालने का वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। और कैसे होता है हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S जैसे कि मैंने आपको बताया ये भैया सेमी पेरीमीटर है, लिखा हुआ ऊपर सेमी पेरीमीटर, और ABC क्या है, साइड्स है। तो तीन तरीके से एरिया हम निकाल सकते हैं यदि हम बात करते हैं दोस्तों ट्राइंगल की। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल का एरिया सबसे अच्छे तरीके से या फिर कौन से तरीके से निकाल सकते हैं। तो बच्चे को यदि एक बेसिक समझ होगी तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत बातें ट्राइंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ आपको पेरीमीटर और ट्राइंगल की जानकारी दी है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स में लाइंस और सेंटर्स, दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और यदि आप लाइंस की इंपॉर्टेंस और सेंटर की इंपॉर्टेंस आप समझ गए या उनको स्टडी करना आप सीख गए तो बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट हैं कुछ, वो सारे रिजल्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लाइंस इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में लाइंस क्या होती हैं और कौन कौन सी स्पेशल लाइंस होती हैं। एक तो जो है जनरल लाइन, एक होती है दोस्तों स्पेशल लाइन। तो लाइंस इन ए ट्राइंगल को हम बोलते हैं CVN। क्या बोलते हैं दोस्तों, CVN। अब CVN क्या होता है, सबसे पहले हमको CVN समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे फिगर बनानी पड़ेगी दोबारा से। तो हम बात करते हैं CVN के बारे में। तो यदि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और किसी भी वर्टेक्स से, ये दोस्तों वर्टेक्स है यहाँ पर तीन, किसी भी वर्टेक्स से यदि मैं सामने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करता हूँ किसी भी पॉइंट पे, तो जो लाइन AD मिलेगी ये मुझे CVN मिलेगी। इसी को दोस्तों हम CVN बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो CVN की यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो यू कैन से इट इज़ ए लाइन विच जॉइन ए वर्टेक्स एंड a point on opposite side of the same vertex। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि CVN क्या होती है। बहुत सारी CVN दोस्तों पॉसिबल है एक ट्राइंगल में। तो यदि हम A से D को ज्वाइन करते हैं तो एक CVN मिलेगी। इन द सिमिलर मैनर मान लो एक E पॉइंट है AC पर और मैं यहाँ से इस वर्टेक्स के साथ में E को ज्वाइन करता हूँ तो ये भी दोस्तों मुझे पास एक CVN मिलेगी। तो CVN की आई थिंक आपको समझ हो गई होगी कि CVN क्या होती है। एक लाइन होती है जो कि वर्टेक्स को और सामने वाली साइड, वर्टेक्स के सामने वाली, जिस भी वर्टेक्स की आप बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो CVN होती है। इतनी बात आपको समझ में होनी चाहिए। अब इस CVN से रिलेटेड एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं सीवाज थ्योरम, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी तक हम मीडियन आपने पढ़ा होगा शायद से, एंगल बाइसेक्टर और हम एल्टीट्यूड, ऑल आर, ये सब CVNs हैं दोस्तों। ये क्या है, ये CVNs हैं। अभी हम इनके बारे में
जिक्र करेंगे कि मीडियन की बात करें, एंगल बाइसेक्टर की बात करें, एल्टीट्यूड्स की बात करें, दोस्तों एक स्पेशल टाइप की सीवियंस है। तो एक दोस्तों थ्योरम्स होती है सीवाज थ्योरम, सीवाज थ्योरम। अब सीवाज थ्योरम क्या कहती है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दो सीवियन बना रखी है और एक और सीवियन हम यदि हम बना देते हैं इसी ट्राइंगल में, लाइक इसको हम एफ पॉइंट ले लेते हैं, तो सीवाज थ्योरम क्या कहती है कि यदि तीन सीवियंस एक ट्राइंगल में एक इंटरनल पॉइंट से पास होती हैं, यदि तीन सीवियन एक इंटरनल पॉइंट से पास होती हैं ट्राइंगल्स के, तो आप ए से शुरुआत करिए टॉप वर्टेक्स से और साइकिल वे में जाइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको ऐसे जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक रेशियो होता है दैट इज ए एफ के बाद दोस्तों आपको मिलेगा एफ बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप बी डी के साथ में, बी डी के साथ में आपको मिलेगा फिर डी सी, फिर दोस्तों डी सी ई मिलेगा और फिर ई ए मिलेगा। यदि मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो दोस्तों इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कभी कभी डायरेक्ट आपको यहाँ से एग्जाम में सवाल मिल जाएगा और आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, देन यू विल बी इन ट्रबल। तो आपको सीवाज थ्योरम की जानकारी आई थिंक हो गई होगी कि सीवाज थ्योरम क्या कहती है कि यदि हमारे पास एक इंटरनल पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर, इंटरनल पॉइंट आपके पास देखिए इन सेंटर भी इंटरनल पॉइंट होता है, यदि मैं बात करूँ सेंट्रॉइड की भी, वो भी एक इंटरनल पॉइंट हो सकता है, ऑर्थो सेंटर भी दोस्तों एक इंटरनल पॉइंट हो सकता है। तो यदि वहाँ से तीन सीवियंस पास होंगी जो कि वर्टेक्स से निकलेंगी और पास होते हुए दूसरी अपोजिट साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी या टच करेंगी, तो यदि मैं इनका साइकिल ऑर्डर लेता हूँ दैट इज ए एफ से एफ बी, बी से डी, डी से सी, सी से ई और ई से ई, और इनका प्रोडक्ट कर देंगे साइकिल वे में, तो हमारे पास रिजल्ट इनका 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सीवाज थ्योरम। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि हम प्रूफ की बात करेंगे तो दोस्तों प्रूफ का कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, आप चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको प्रूफ की ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम प्रूफ कराएंगे, बट अभी हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम प्रूफ सीख सकें। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिक जानकारी है, जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप चीज़ों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से समझ पाएँ और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिससे आपका आंसर सही आने लगे या फिर करेक्ट आंसर को आप मार्क करें। चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने लाइंस के बारे में बताया, तो सीवियंस बताई। अब हम और स्पेशल लाइंस को समझते हैं। लाइंस के बाद फिर हम सेंटर्स को समझेंगे। तो दूसरी जो लाइन होती है दोस्तों सीवियन के बाद में, सीवियन एक जनरल लाइन होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मीडियन की। हम बात करते हैं मीडियन। मीडियन हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये सब क्या है दोस्तों, एक तरह से सीवियन के ही सब पार्ट्स हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मीडियन की। तो चलिए मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियंस क्या होते हैं? एक ट्राइंगल है एबीसी, तो एक ऐसी सीवियन आपको ज्वाइन करनी है या बनानी है कि एक वर्टेक्स से सामने वाले का जो मिड पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे मिड पॉइंट है 1:1 में। मिड पॉइंट क्या करेगा, सामने वाली साइड को 1:1 में विभाजित करेगा। तो यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, लाइक एडी को ज्वाइन करेंगे, सिमिलरली बीई और सिमिलरली दोस्तों सीएफ, बीई और सीएफ, और इनका जो अनुपात है वो 1:1 है, ठीक है, 1:1 है। और यहाँ पर आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जिसको हम जी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लाइंस के रिजल्ट बताएं। जब हम सेंटर्स पढ़ेंगे तो दोस्तों सेंटर्स के बारे में भी जानकारी देंगे, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है? इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ सेम वर्टेक्स, ठीक है। आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक ऐसी लाइन को ज्वाइन करिए जो कि एक वर्टेक्स से सामने वाले जो साइड है उसके मिड पॉइंट को यदि ज्वाइन करेंगे तो आपको मीडियन मिलेगी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पॉइंट वेयर टू और मोर मीडियंस intersect
इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपसे पूछ लिया जाएगा सेंट्रॉइड क्या होता है, तो जहाँ पर दो मीडियन या दो से ज़्यादा 3 मीडियन पॉसिबल हैं तो वहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसको जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रॉइड को। तो यदि हम सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँ तो सेंट्रॉइड क्या करता है, इट डिवाइड्स द सीवियन और मीडियन in 2:1 from vertex to bottom। ठीक है, वर्टेक्स से बॉटम की तरफ यदि हम आते हैं तो दोस्तों जो हमारा सेंट्रॉइड है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में भाग करेगा या फिर विभाजित करेगा। मतलब यदि मैं AG का रेशियो लेना चाहूँ और GD के साथ में तो ये 2:1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। सिमिलरली यदि हम बात करेंगे BG की और GE की, ये भी दोस्तों 2:1 होगा। और यदि मैं CG की बात करूँगा और यहाँ से GF की बात करूँगा, इनका भी दोस्तों रिजल्ट जो है वो 1:2:1 आने वाला है। तो मैंने आपको बात बताई कि मीडियन क्या होते हैं और मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दोस्तों सेंट्रॉइड मिलता है। और सेंट्रॉइड क्या करता है, किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। कहाँ से कहाँ तक, हम वर्टेक्स से बॉटम की तरफ जाएंगे तो जहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वो पार्ट आपका 2 रहेगा, दैट इज़ वो ग्रेटर पार्ट रहेगा। और जहाँ से आपका लोअर पार्ट है वो 1 रेशियो में होगा, दैट इज़ 2:1। इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी चाहिए और यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास लाइन होती है, जब हम सेंटर पढ़ेंगे तो सारी बातें वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि सेंटर जो है वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या उससे रिलेटेड क्या क्या बातें होती हैं। तो पहले हम लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दूसरी जो लाइन होती है दोस्तों, दूसरी लाइन है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, यदि मान लेते हैं एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है एक ऐसा सीवियन जो कि एंगल को बाइसेक्ट करे। मतलब यदि मान लो ये एंगल है और मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब अलग अलग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली यदि मैं B से एक सीवियन ज्वाइन करता हूँ या एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करता हूँ और यदि मान लो इन द सिमिलर मैनर मैं C पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर का बनाता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने आर्क बनाए हैं ये रिप्रेजेंट करें वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम AD, BE और CF, तो एक पॉइंट आपको दोस्तों मिलेगा जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और I का मतलब होता है इन सेंटर, जिसको अंतः केंद्र बोलते हैं, त्रिभुज का इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें, सो इट इज ए सीवियन which divides the given angle in two equal parts and intersect the opposite side at some point। So I hope it is clear कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि जो दिए हुए कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करे या डिवाइड करे और किसी न किसी पॉइंट पर सामने वाली भुजा को इंटरसेक्ट करेगा। अब ये पॉइंट दोस्तों मिड पॉइंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये मैंने बोला एट एनी पॉइंट, एनी मतलब कुछ भी हो सकता है, बट मिड पॉइंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल जो है वो जो इसका एंगल बाइसेक्टर है वो उसका मीडियन भी होगा, वो बात की बात है। पहले हम जनरल बातें समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि जहाँ पर ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट at which 2 or more angle bisectors
मीट इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सेंटर के बारे में जानकारी मैं आपको तब दूंगा जब मैं सेंटर्स पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको मीडियन बताया, एंगल बाइसेक्टर बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक तीसरी जो सीवियन होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, एक स्पेशल सीवियन होती है जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो चलिए बात करते हैं हम एल्टीट्यूड की। नेक्स्ट हमारे पास सीवियन है, दैट इज एल्टीट्यूड, ठीक है। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? एक ट्राइंगल है ABC और एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली भुजा पर आपको लंब डालना है या परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगी, जैसा मैंने शुरू में बताया था, मान लेते हैं इसकी लंबाई h1 है। इन द सिमिलर मैनर यदि मान लो मैं इस वाली भुजा पर लंब डालता हूँ, इसकी लंबाई को मैं h2 ले लेता हूँ दोस्तों, लेट इट बी h2। और सिमिलरली यदि मैं इस वाली भुजा पर भी एक लंब डालता हूँ जिसकी लंबाई h3 है, h3, ठीक है, AD BE और CF। तो एक पॉइंट दोस्तों यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं O, इस पॉइंट को बोलते हैं O। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम एल्टीट्यूड की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सीवियन विच जॉइंस द वर्टेक्स एंड perpendicular point and the point on the opposite side of the same vertex such that this become perpendicular। मतलब यदि मैं दोस्तों BC पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं जहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन 90 डिग्री पर हो जाए, ठीक है। अब 90 डिग्री का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि मान लो ये एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो इसका 90 डिग्री ऐसे होगा। यदि मान लो दोस्तों इस लाइन को मैंने घुमा दिया, टिल्ट कर दिया, ठीक है, मान लो यदि मैं कहता हूँ कि ये लाइन मैंने ऐसे कर दी, तो अब इसका परपेंडिकुलर भी दोस्तों टिल्ट हो जाएगा या घूम जाएगा उतने ही डिग्री पे जितनी डिग्री में यहाँ पर ये लाइन घूमी है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बीच में ही आएगा, वो इधर उधर दाएं बाएं शिफ्ट भी हो सकता है। क्यों शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि लाइन की पोजीशन कैसी है, यदि हम प्लेन या हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको दोस्तों एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला था O। तो द पॉइंट एट विच टू और more altitudes intersect is called ऑर्थो सेंटर। क्या हो दोस्तों उसको ऑर्थो सेंटर, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो ऑर्थो सेंटर दोस्तों इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एल्टीट्यूड्स का। 2 एल्टीट्यूड या 2 से ज़्यादा 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं ट्राइंगल में, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, सॉरी ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपने अभी तक सीखी होगी लाइंस के बारे में। अब जरा हम मूव ऑन करते हैं पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि पॉइंट से रिलेटेड बातें ज़्यादा हैं रादर देन हम लाइंस की बात करें, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो स्पेशल सीवियन दोस्तों इतने ही थे। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सीवियन नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि हम अभी सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यदि मैं दोस्तों इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहता हूँ, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि इसको 90 डिग्री पे भी डिवाइड करे और इसको बाइसेक्ट भी करे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यदि आप इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये वर्टेक्स से पास होगा, जरूरी नहीं है दोस्तों ये वर्टेक्स से पास होगा। तो मैंने आपको इसलिए बात बताई कि ये सीवियन नहीं है, क्योंकि सीवियन होने के लिए ज़रूरी है कि वो वर्टेक्स से पास होना चाहिए, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ
तो बेटा इसने इसको 1:1 में भी डिवाइड करा है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है ये ज़रूरी नहीं है कि ये CVN बने या ना बने, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको जनरली CVN में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स इन ए ट्राइंगल। एक त्रिभुज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रॉइड की। बात करते हैं सेंट्रॉइड की। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। जहां पर दोस्तों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो यदि मैं इसकी बात करता हूँ, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट है, मुझे यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दोस्तों मुझे इसका ये मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है AD, BE और CF। तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट मिला है G, ये हमारा सेंट्रॉइड है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेंट्रॉइड जो है वो क्या करता है, जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड अभी मैंने बताया था मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है, अब क्या है, इट डिवाइड, जनरली हम इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली हम इसको करते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आपको G से ही मिलता है ये। और इट डिवाइड्स द मीडियन इंटू 2:1 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप मतलब वर्टेक्स टू बॉटम, बॉटम मतलब साइड। ठीक है, तो यदि मैं इस बात को लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इट इज AG का अनुपात GD के साथ में बराबर BG का अनुपात GE के साथ में और CG का अनुपात GF के साथ में। ये सब 2:1 रहेगा, 2:1 रहेगा। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों इससे रिलेटेड, कि इट डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC into 6 इक्वल पार्ट्स। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम बात करेंगे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे कि जो एरिया है ट्राइंगल का वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आप ये देखेंगे सारे पार्ट्स का एरिया दोस्तों यहाँ पर इक्वल होने वाला है। सारे पार्ट का दोस्तों एरिया जो है वो इक्वल होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, किसी भी ट्राइंगल के एरिया को 6 बराबर भागों में बांट देगा, विभाजित कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आती होगी। ये जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, 6 इक्वल पार्ट में एरिया को डिवाइड कर देगा। तो इतनी जानकारी आपको सेंट्रॉइड के बारे में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट होता है इन सेंटर। नेक्स्ट वी हैव इन सेंटर। इन सेंटर की यदि हम बात करते हैं, इन सेंटर जिसको अंतः केंद्र बोलते हैं, अंतः केंद्र। सेंट्रॉइड को दोस्तों केंद्रक भी बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, तो इन सेंटर की यदि मैं बात कर रहा हूं तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो पॉइंट निकलता है वो हमारा, मान लो ये एंगल है, इसको मुझे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, ये एंगल है, इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, ये एंगल है, इसको मुझे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो पॉइंट मिलेगा AD, BE, CF, तो ये हमारा इन सेंटर होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि यदि हम बात करते हैं एंगल BIC की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, यदि मैं बात करता हूँ एंगल BIC कितना रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों B आ गया और C आ गया।
एंगल बी और सी आ गया है ट्राइंगल का, तो बचा कौन सा एंगल, ए एंगल बचा है, दैट इज वो कितना होगा 90 प्लस एंगल a/2। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। सिमिलरली यदि आपसे पूछता हूँ कि CIA कितना होगा, एंगल CIA, तो यहाँ पर C और A को मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, तो कौन सा बचा, एंगल B बचा, तो एंगल B/2 90 में आप जोड़ देंगे। यदि मैं आपसे पूछता हूँ BIA कितना होगा, एंगल BIA, तो ये कितना होगा 90 प्लस एंगल C/2, तो ये तीनों बात आपको याद रखनी चाहिए यदि हम एंगल निकालना चाहते हैं जहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो मीट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात यदि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एंगल बाइसेक्टर को जो इन सेंटर कितने रेशो में डिवाइड करता है, जैसे अभी मैंने आपको सेंटर उसका बताया था सेंट्रोइड का, वो 2:1 में करता है। तो इन द सिमिलर मैनर यदि मैं बात कर रहा हूँ AI/ID, तो यदि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, दैट इज बी और सी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों B+C लिखना है, और कहाँ पे जा रहा है, ये सामने ए पर जा रहा है, तो ये रेशो B+C/A होगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, आपको रेशो इसका पता होना चाहिए। इन द सिमिलर मैनर यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि BI/IE कितना होगा, दैट इज यदि आपसे पूछ लेता है कोई BI/IE कितना होगा, ठीक है, BI/IE, तो दोस्तों यदि मैं BI/IE की बात करता हूँ तो ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ से B पॉइंट से दो साइड निकली A और C, A+C, और कहाँ पे जाके ये मीट कर रहे हैं B पर, तो A+C/B। सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछता हूँ CI/ यहाँ पर दिखाई दे रहा है CI/IF, तो C पॉइंट से दोस्तों आप देखेंगे एक तो B मिल रही है और एक मिल रही है B+A, और ये सामने कहाँ पे जा रहे हैं, C पर। तो इतनी बात दोस्तों आपको तीनों के बारे में समझनी चाहिए कि जो इन सेंटर होता है, यदि हम एंगल निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। B और C को यदि मैं इंक्लूड कर लेता हूँ तो 90 प्लस A/2, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर B और C, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है उसमें आपको आधा जोड़ना है 90 के साथ में, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों इन सेंटर के बारे में जानकारी हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि जो इन सेंटर्स होते हैं और जो अभी मैंने आपको सेंट्रोइड बताया, इसको रब करता हूँ मैं, आप इस बात को नोट कर लेना कि बोथ I and G, अब मैं नाम नहीं लिखूंगा बार बार, बोथ I and G लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन सेंटर और जो सेंट्रोइड होता है हमेशा हमेशा दोस्तों ट्राइंगल के अंदर आएंगे, ठीक है, इट विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इन सेंटर और जो सेंट्रोइड होते हैं दोनों दोस्तों ट्राइंगल के हमेशा अंदर लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटर जो कि ऑर्थो सेंटर होता है। हाँ, एक और बात मैं इन सेंटर के बारे में बताना चाहता हूं कि यदि मैं बात करता हूं दोस्तों इन सेंटर, जैसे मैंने बताया कि यहां से एक परपेंडिकुलर यदि मैं ड्रॉ करता हूं, मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इस पॉइंट से मैं यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ रेड का पॉइंट का, और यहाँ से दोस्तों एक इन सेंटर ये ऐसे, ठीक है, ये मैंने बनाया। तो आप ये देखेंगे दैट इज ये जो डिस्टेंस है ID बराबर IE बराबर IF, ये इक्वल है। तो इन सेंटर में दोस्तों साइड से दूरी बराबर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस ऑफ साइड्स फ्रॉम, वो भी डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड्स फ्रॉम I is equal, this distance is called in radius। दोस्तों इसको इन रेडियस भी बोलते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है कि यदि मान लो ये स्मॉल r है रेडियस, अब जहाँ पे भी बात आई रेडियस की, इसका मतलब सेंटर की बात कर रहा है, और सेंटर की बात कर रहा है तो सर्कल के सेंटर की बात कर रहा है। तो यदि मैं I को दोस्तों I को केंद्र मान के यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ,
तो यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको इन सर्कल बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको इन रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो डिस्टेंस है दैट इज, यदि मैं ID और IE और IF की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो इनको हम रेडियस R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R क्या है, इन रेडियस है दोस्तों, क्या है, इन रेडियस, इन रेडियस। और यहाँ से टेकिंग I as center, we draw a circle of radius R, of radius R, R यहाँ पर लिखा हुआ है, we get a in circle। क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे इन सर्कल मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ इन सर्कल की भी जानकारी आपको हो गई होगी कि इन सेंटर से इन सर्कल मिलता है। आप याद कैसे रखेंगे कि इन मतलब अंदर, और इन सर्कल दोनों इन से मिलेंगे आपको इन सर्कल। ठीक है, इन सेंटर से इन सर्कल मिलेगा, इतनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी और है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन रेडियस का फॉर्मूला कितना रहेगा, जैसे आपको इन रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, तो R होता है दोस्तों एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, दैट इज इन रेडियस का फॉर्मूला कितना रहेगा, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और ये जनरली किसी भी फिगर के लिए लागू होता है, चाहे हम स्क्वायर की बात करें, हम रेक्टेंगल की बात करें, हेक्सागन की बात करें, पेंटागन की बात करें, हेप्टागन की बात करें, ऑक्टागन की बात करें, सबके लिए दोस्तों ये लागू होता है। दैट इज जो इन रेडियस होता है वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, और एवरी ज्योमेट्रिकल फिगर, तो आप इस बात को भी नोट कर सकते हैं। और ट्राइंगल के लिए तो ऑब्वियसली हो गई होगा, क्योंकि ट्राइंगल भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकल फिगर की यदि मैं बात कर रहा हूँ, 2D ज्योमेट्रिकल फिगर, आप इसको बेसिकली 2D भी लिख सकते हैं, 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल। तो इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए। इन सेंटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई, जैसे कि इनका रेशो, एंगल निकालना बताया, इन रेडियस बताया, और साइड से दूरी बराबर होती है इन सेंटर की। इतनी बात आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ इक्वल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट है पॉइंट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो उसको लंब केंद्र बोलते हैं, क्योंकि हिंदी के बारे में मेरी जानकारी थोड़ी सी कम है, बट लंब केंद्र ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल हमने बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल ABC। तो जैसा कि मैंने बताया ऑर्थो सेंटर, अब नाम से पता चल रहा ऑर्थो मतलब होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूंगा मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर एल्टीट्यूड्स, 2 या 2 से ज़्यादा मीटिंग जो एल्टीट्यूड मीट करते हैं तो उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब क्या है यहाँ पर दोस्तों कि यदि मैं यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, आप देखेंगे बीच में नहीं आएगा। ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी रहेगी इसकी परपेंडिकुलर की। AD ले लेते हैं, यदि मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो इट विल बी BE, और दोस्तों यदि मैं इस पर CF पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर O। ठीक है, हमारे पास O सेंटर मिला है, तो O इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, O इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O। ठीक है, O से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो क्या क्या विशेष प्रॉपर्टी है दोस्तों। यदि मान लेते हैं मैं इस एंगल को अल्फा ले रहा हूँ दोस्तों, इस एंगल को मैं अल्फा ले रहा हूँ, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल OEA, नहीं OAE, एंगल OAE। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, क्या नोट करना आपको, ये भी एंगल 90 होगा, ये दोस्तों 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा है तो दोस्तों ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, और ये 90 है तो दोस्तों ये भी जो एंगल है वो अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है,
तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पे पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सवाल दे देगा ये 30 डिग्री है, आपको ये एंगल निकालना है, तो इसमें भी बच्चा अपना टाइम वेस्ट करेगा। आपको चीज़ों को ऐसे ही रिटेन करना है, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ एंगल ओ ए ई की, वो होता है एंगल ओ बी डी के इक्वल, ओ बी डी के इक्वल। सिमिलरली यदि मैं बात करूँगा एंगल डी सी ओ, तो आपको याद कैसे रहेगा, आपको याद कैसे रहेगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं याद करता था, जिस तरह से आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। आपको इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो आप इसके अपोजिट वाले ट्राइंगल में कूद जाइए, यहाँ से आप इसमें जंप कर दीजिए, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाला ट्राइंगल दोस्तों है ओ एफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो 90 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टेक्स एंगल की यदि मैं बात करूँ तो ये होगा ओ ए एफ, ठीक है। यदि मान लिया हमसे पूछा जाए दोस्तों कि ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल एफ बी ओ, तो एफ बी ओ दोस्तों मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो आपको इस यहाँ पर जंप करना है, यहाँ पर ये वाला एंगल मिलेगा थीटा, इसको मैं बीटा लेता हूँ तो ये भी दोस्तों बीटा हो जाएगा। तो एंगल एफ बी ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी ई के, एंगल ओ सी ई के। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए या रखनी चाहिए ऑर्थो सेंटर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। डायरेक्ट रिजल्ट है और आपसे डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया जाता है प्री लेवल की यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी और क्या प्रॉपर्टी होती है, यदि आपसे पूछ लिया जाए एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी, मैंने बी और सी को इंक्लूड कर लिया, तो 180 में से माइनस करना एंगल ए को, एंगल ए को। सिमिलरली यदि मैं पूछ लेता हूँ आपसे सी ओ ए एंगल कितना होगा, एंगल सी ओ ए, तो ए और सी को छोड़ के बी बचा, उसको माइनस करेंगे, और एंगल ए ओ बी, इसमें दोस्तों 180 में से आपको ए बी में से सी बचा, सी को माइनस करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें एंगल्स के बारे में। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है और जो अपोजिट वर्टेक्स एंगल होता है उसका, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों कि ऑर्थो एंगल एंड इट्स अपोजिट एंगल इज आर सप्लीमेंट्री, आर दोस्तों सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या इससे जुड़ी हुई बातें हैं, रेशो, जैसे हमने रेशो निकालना सेंट्रोइड का इन सेंटर का, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक रेशो होता है दैट इज एओ। यदि मैं ओडी की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा रेशो। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ कि एओ अपॉन ओडी, यदि मैं इसके रेशो की बात करता हूँ तो एओ दोस्तों एंगल ए आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कॉस ए लेना है, एओ, ठीक है। एओ कहाँ से निकलेगा, एओ कहाँ से निकलेगा, आप देखिए ए से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी दोनों एंगल बचे बी और सी, तो यहाँ पर बेटा कॉस बी इंटू कॉस सी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इन द सिमिलर मैनर यदि मैं आपसे पूछ देता हूँ कि बी ओ और ओ ई का रेशियो कितना रहेगा, तो यहाँ पर बेटा कॉस बी आएगा और यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस सी आएगा। और यदि सिमिलर में ये पूछ देता हूँ कि सी ओ अपॉन ओ एफ कितना होगा, बेटा सी से निकला है कॉस सी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों के रेशो भी मैंने बता दिया, एंगल भी बता दिया आपको, और ये मैंने ये भी बता दिया कि इनमें रिलेशन क्या है, और ये एंगल्स भी बताए। अब और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है लोकेशन, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए दोस्तों जो ऑर्थो सेंटर है वो बाहर लाई करता है, ठीक है। इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल में दोस्तों ऑर्थो सेंटर जहां पर परपेंडिकुलर और बेस इंटरसेक्ट करता है वहां पर रहेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में दोस्तों जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो बाहर लाई करेगा। इसको मैं बना के दिखाता हूं तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा याद करना, ठीक है। हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर को। हाँ, मैं लिख देता हूँ ऑर्थो सेंटर, ठीक है।
ऑर्थो सेंटर दिखाई दे रहा है। तो यदि मान लो मैं एक ऐसा एंगल बनाता हूँ जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, लाइक हमने यहाँ पर बनाया ये ABC, ठीक है, ABC। तो इसका ऑर्थो सेंटर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे लाई करेगा, तो जैसा कि मैंने बताया, यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन AB पर, क्योंकि आपको लाइन AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो बेटा यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पर लाई करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि C पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है या CA पर करना है, सो वो OA होगा, और यदि आपको AB पर करना है वो CO होगा। इन द सिमिलर मैनर यदि मैं यहाँ से बात करूँगा कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है वो जो लार्जेस्ट साइड है उसके पीछे लाई करेगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लार्जेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल है उसके पीछे लाई करेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। दैट इज, आप यहां लिख देता हूं, इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर O लाइज एट बैक ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, ठीक है, कि बैक, BOC के बैक मतलब पीछे, तो जो भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा उसी के पीछे हमारा ऑर्थो सेंटर लाई करेगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि हम राइट एंगल की बात करते हैं दोस्तों, एक राइट ट्राइंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ABC, ठीक है। इसका ऑर्थो सेंटर आपको जैसे ही मैंने बोला कि परपेंडिकुलर, ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, लाइक इसको मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा ऑर्थो सेंटर है। इसका मतलब जो एंगल B है, B इज ऑल्सो ऑर्थो सेंटर, B दोस्तों ऑर्थो सेंटर भी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, तो जहां पर परपेंडिकुलर बेस इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों ऑर्थो सेंटर के बारे में। इतनी बातें आई थिंक आपको पता होना चाहिए, और ये सारी जानकारी जब आप मतलब एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आप देखने को मिलेंगे, और डायरेक्ट रिजल्ट यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर बहुत जल्दी हो जाएंगे। प्री लेवल में तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इतनी जानकारी रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक और हमारे पास सेंटर बचा है जिसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको मैं रब करता हूं दोस्तों। एक्यूट एंगल के लिए तो अंदर आएगा ऑर्थो सेंटर, ऑब्ट्यूज के लिए बाहर, और राइट ट्राइंगल के लिए अंदर, यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक और सेंटर बचा है दोस्तों हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर की बात करते हैं जरा हम। सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर को दोस्तों अधिकतर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं C से, ठीक है, C से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब C से रिप्रेजेंट करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और मुझे इन तीनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीवियर नहीं होता, वो इसीलिए बताई थी कि यदि मुझे इस लाइन को ऐसे डिवाइड करना है कि परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, तो ये बात आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि ये इसका मिड पॉइंट है करीब करीब। तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो करीब C पॉइंट का मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसको E ले लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मान लो मुझे C का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, दैट इज AB का, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोस्तों क्या रहेगा, करीब करीब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका रहेगा, तो ठीक है, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिला C, तो C क्या है, सर्कम सेंटर क्या है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स।
ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए कि यदि मैं इनकी वर्टेक्स से दूरी लेता हूँ, यदि मैं बी और सी की दूरी लेता हूँ वर्टेक्स से, एक मिनट, हाँ, यदि मैं ए और सी की दूरी लेता हूँ और यदि मैं दोस्तों सी और सी की दूरी, तो इसको हम ट्राइंगल को पी क्यू आर ले लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, क्योंकि सी और सी की दूरी फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ठीक है। तो यदि मैं सी की आर की दूरी लेता हूँ, सी की क्यू की और सी की पी की, तो ये दोनों तीनों की तीनों दोस्तों साइड जो है वो बराबर है। जैसे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इट इज इक्वी डिस्टेंट, इट इज इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है फ्रॉम all three vertices of all three vertices, vertex का प्लूरल होता है vertices of triangle, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, PC बराबर QC बराबर CR, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R क्या है दोस्तों, R इज सर्कम रेडियस, क्या है दोस्तों, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, ठीक है। अब सर्कम रेडियस है, इसका मतलब जब जैसे ही रेडियस शब्द आपके दिमाग में आता है तो सर्कल जरूर बनना चाहिए, ठीक है। तो सर्कम रेडियस का मतलब क्या है, यदि मैं सी पॉइंट को सेंटर मान के और इनको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो मुझे एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो कि इस वाले ट्राइंगल को अपने अंदर समेट देगा, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को अपने अंदर समेट देगा। तो ये जो बाहर वाला एंगल मिला है इसी को हम सर्कम, या हाँ सर्कम सर्कल बोलते हैं, सर्कम सर्कल, ठीक है, बाहरी वृत्त बोलते हैं, बाहरी वृत्त, ठीक है। तो ये सर्कम सर्कल है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस वाली बात को, टेकिंग सी एज सेंटर, इफ वी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर है, वी गेट ए सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। यदि मैं मान लो आपसे पूछता हूँ कि एंगल क्यू सी आर कितना होगा, एंगल क्यू सी आर, तो दोस्तों डबल होता है, जो कि इसके अपोजिट, यहाँ पर क्यू और आर मैंने ले लिया तो पी बचा, तो ये डबल होगा ट्वाइस द एंगल क्यू पी आर के, एंगल पी के, ठीक है, पी यहाँ पर बीच में आएगा। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्यू सी आर बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल पी, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, याद करने के लिए, क्यू और आर, क्या आर यहाँ पर आपने इंक्लूड कर लिया तो एंगल पी आएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल पी सी आर, एंगल पी सी आर तो कितना होगा, पी और आर आ गया तो क्यू बचेगा, ट्वाइस द एंगल क्यू। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पी सी क्यू, एंगल पी सी क्यू, तो यहाँ पर पी और क्यू आ गया तो ट्वाइस द एंगल आर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास होता है रिलेशन होता है एंगल्स का, यदि हम इंटरसेक्ट करते हैं वो सर्कम सेंटर पर। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और क्या इससे जुड़ी हुई बातें इंपॉर्टेंट, एक दोस्तों यहाँ पर लोकेशन की, जैसे मैं भी है ना बताया ना, लोकेशन ऑर्थो सेंटर का होता है, यहाँ भी लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। यदि मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ तो उसका सर्कम जो सेंटर है या उसका जो सर्कम रेडियस है, सर्कम सेंटर वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आई थिंक ऊपर जगह है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने एक ट्राइंगल बनाया है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए, या इसको पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो इसका सर्कम सेंटर कहाँ पे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यदि आप करेंगे, इसका यहाँ पर आएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर आएगा और इसका दोस्तों यहाँ पर आएगा, तो तीनों के तीनों ये यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है वो नियरेस्ट आएगा कौन सी वाली साइड के, जो कि सबसे बड़ी साइड है, जो कि सबसे बड़ी साइड है उसके नियरेस्ट आएगा दोस्तों। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए, दैट इज नियरेस्ट टू
नियरेस्ट टू लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसके नज़दीक में आएगा, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल में, यदि मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ PQR, इसका जो सर्कम रेडियस है दोस्तों, इसका जो सर्कम सेंटर है वो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस वाली बात को, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सर्कम सेंटर दोस्तों जो बराबर होता है सॉरी मिड पॉइंट पे लाई करता है राइट एंगल ट्राइंगल के। तो मैंने बताया सर्कम सेंटर दोस्तों वर्टिसेस से बराबर दूरी रहेगा। इसका मतलब क्या है, यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा तो CP बराबर CQ बराबर CR। तो इस वाली बात को यदि मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल का रेफरेंस यहाँ से लेंगे आप, दैट इज CP बराबर, क्योंकि वर्टेक्स से दूरी बराबर है, वर्टेक्स से CP बराबर CQ बराबर CR बराबर R। तो ये दोस्तों सेंटर्स के बारे में जानकारी थी। हमने ऑर्थो सेंटर सीखा, हमने आपको सर्कम सेंटर बताया, हमने आपको इन सेंटर बताया और हमने आपको सेंट्रोइड बताया, ठीक है। अब कुछ बेसिक जानकारी है, एक और सेंटर है यदि मैं डिस्कस करना चाहूँ तो उसको भी बता ही देता हूँ लगे हाथ, उसको बोलते हैं हम एक्स सेंटर। इसको मैं रब कर देता हूँ दोस्तों, एक और सेंटर है एक्स सेंटर। जैसे इन सेंटर होता है ऐसे ही एक्स सेंटर होता है। एक होता है दोस्तों एक्स सेंटर, ठीक है, एक्स सेंटर। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनके बीच में रिलेशन है वो भी बताऊंगा अभी। तो एक्स सेंटर की यदि हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। तो इन सेंटर तो दोस्तों एंगल बाइसेक्टर से मिलता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। तो एक्स सेंटर की जब हम बात करते हैं, इट इज द इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एक्स सेंटर या एक्स एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अब इस बात का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से मिलेगा। अब एक्सटर्नल एंगल मतलब क्या है, मान लेते हैं हम B का ये इंटीरियर एंगल है, B का एक्सटीरियर एंगल है मान लो ये, और C का दोस्तों एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल है ये। यदि मैं इनको बाइसेक्ट करता हूँ, एक्सटीरियर मतलब बाहरी वाले एंगल को, यदि मैं इनको बाइसेक्ट करता हूँ दोस्तों तो करीब करीब बाइसेक्ट यहाँ पर करेंगे और ये दोस्तों यहाँ पर बाइसेक्ट होगा, ठीक है, ये बाइसेक्टर है इसके। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम E बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, E बोलते हैं, E बोलते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो एक्स सेंटर होता है उसकी साइड से दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पर यदि मान लो हम इस दूरी को लेते हैं, ये परपेंडिकुलर दूरी R, और यहाँ से एक रेडियस सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो दोस्तों सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा एक्स सेंटर है दोस्तों, ये क्या है, एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर, ठीक है, ये हमारा एक्स सेंटर है। अब एक्स सेंटर है तो क्या है, इसको निकालेंगे कैसे, दैट इज जो यदि हम एक ट्राइंगल में देखेंगे तो 3 एक्स सेंटर पॉसिबल हैं दोस्तों। एक एक्स सेंटर यहाँ पर है, सिमिलरली एक एक्स सेंटर दोस्तों यहाँ पर मिलेगा और एक सेंटर दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, एक एक्स सेंटर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर 3 एक्स सेंटर पॉसिबल है। यदि मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक एक्स सेंटर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें अब 3 एक्स सेंटर हैं तो तीनों का रेडियस जरूरी नहीं है दोस्तों बराबर होगा। अब रेडियस को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो यदि मैं इसको देखता हूँ, ये कौन सी साइड से टच नहीं, या कौन से साइड को या कौन से एंगल के अपोजिट में, ये एंगल A के अपोजिट में मान लेते हैं, तो इसको मैं RA ले लेता हूँ। सिमिलरली यदि मैं इसकी बात करूँगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी को, ये B के अपोजिट में है तो इसको दोस्तों हम RB ले लेंगे। एंड सिमिलरली ये C के अपोजिट में है तो इसको हम RC ले लेंगे, ठीक है, RC।
ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ई ए ले सकते हैं, इसको हम ई बी ले सकते हैं दोस्तों, इसको हम ई सी ले सकते हैं, ई सी ले सकते हैं। क्लियर। तो यदि मैं आर ए निकालना चाहूँगा तो मैंने फॉर्मूला बताया था इन सेंटर में, दैट इज एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। यहाँ पर दोस्तों कुछ एरिया में चेंज है फॉर्मूले में, दैट इज एरिया अपॉन एस माइनस, यहाँ पर ए है तो आपको ए माइनस करना पड़ेगा। यदि मैं आर बी निकालना चाहूँगा, मतलब वो एक्स रेडियस जो कि अपोजिट है, बी के अपोजिट है, तो वो कितना होगा, ए अपॉन एस माइनस बी। यदि मैं आर सी निकालना चाहूँगा तो ए अपॉन एस माइनस सी, ठीक है। और आर ए, आर बी और आर सी ये क्या है दोस्तों, एक्स रेडियाई, एक्स रेडियाई है। तो कितने एक्स रेडियाई पॉसिबल है इन ए ट्राइंगल, 3, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इन ए ट्राइंगल 3 एक्स सर्कल्स आर पॉसिबल। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए एक्स सेंटर के बारे में। बहुत कम चांसेस होते हैं इसके ऊपर सवाल पूछा जाए, बट सवाल यदि पूछा जाता है तो सिंपल यही पूछा जाता है, इसका एक्स रेडियस निकाल लिए। प्री लेवल में सवाल है, मेंस लेवल की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी हुई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलिए अब बात करते हैं, कुछ रिलेशन जो रह गए हैं उनको आपको पढ़ना और समझना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज सेंटर्स के बारे में है, क्योंकि लाइंस पर उतने सवाल नहीं बनते दोस्तों जितने सेंटर्स पर सवाल बनते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि ओ जी सी, क्या है, ओ जी सी। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रोइड और सी मतलब सरकम सेंटर, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन which is called यूलर लाइन। यूलर लाइन, उस लाइन को दोस्तों क्या बोलते हैं, यूलर लाइन बोलते हैं। अब सवाल दोस्तों यही पूछ लेगा आपसे कि कौन सा सेंटर यूलर लाइन पर लाई नहीं करता। तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाना चाहिए, ओ जी सी को छोड़ के कौन सा बचा, इन सेंटर या फिर एक्स सेंटर, दोनों दोस्तों यूलर लाइन पर लाई नहीं करते। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और एक्स सेंटर का तो सीधा सा हिसाब है, जब तीन एक्स सेंटर है तो तीनों एक ही लाइन में वैसे ही नहीं आ सकते। तो इन सेंटर से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एक लाइन का, कि सिंपल कि कौन सा सेंटर है जो कि यूलर लाइन पर लाई नहीं करता, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे, एक यूलर लाइन बनाते हैं तो ओ जी और सी। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक बात याद रखनी है, एक टर्म याद रखना है, ओ एन जी सी। क्या है, ओ एन जी सी। ओ एन जी सी से आप याद रख पाएंगे सीक्वेंस ओ जी सी, ठीक है। एन हमारे पास एक याद करने की निमोनिक्स है, निमोनिक्स। तो क्या कहता है कि ओ एन जी सी मतलब जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में भाग करता है। जैसा कि सेंट्रॉइड का काम है वो 2:1 में मीडियन को भी डिवाइड करेगा, सिमिलरली ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी यूलर लाइन, उसको भी 2:1 में डिवाइड करेगा। तो आप इस बात को लिख लीजिए कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटर है जो कि ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा, तो सेंट्रॉइड है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसका भी आंसर दोस्तों 2:1 है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है दोस्तों, यदि आपको पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, that is formula for relation between r and small r, ठीक है। या फिर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस
बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो वो कितनी होती है आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल आर स्क्वायर हमारे पास सरकम रेडियस है और स्मॉल आर इन रेडियस है, तो इनका यदि मैं डिस्टेंस निकालना है तो डी इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर अंडर रूट में, और आर इंटू आर की हम बात करते हैं तो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये भी दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा सरकम रेडियस है उसको फाइंड कैसे करते हैं, दैट इज आर, मैंने आपको वहाँ पर बताया नहीं था, ये होता है बेटा ए बी सी अपॉन 4a, ए बी सी अपॉन 4a। ए क्या है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल और ए बी सी क्या है साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इतनी बात आपको ये पता होना चाहिए। और क्या है दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्मूला एक और है, एक और फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, दैट इज ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये दोस्तों 2r के बराबर होता है, ये 2r के बराबर होता है, ठीक है, ये दोस्तों 2r। यदि आपको कोई भी तीनों में से कुछ भी चीज़ पता है तो आप यहाँ से जो है सरकम रेडियस निकाल सकते हैं, इतनी बात भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें सीखी सेंटर्स के बारे में, लाइंस के बारे में, और यदि आप ये बातें करके जाएंगे, सीख के जाएंगे, तो प्री के पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो डायरेक्ट सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, और जो वैसे भी सॉल्व करने वाले सवाल हैं दोस्तों वो भी यहीं से बनेंगे। एक दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा एरर है, दैट इज़ यहाँ पर ट्वाइस ऑफ आर आर होता है, आप इसको करेक्ट कर लेना, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आर आर, 2 आता है यहाँ पर, ठीक है, 2 इंटू, मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ इसको, आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, ये डिस्टेंस होती है इन रेडियस एंड सरकम रेडियस की। तो इतनी बातें दोस्तों आज हमने सीखी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यदि आपका मन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप सीखते रहिए, क्योंकि मेरा जो सोल एम है वो है आपको सिखाना। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें इट इज़ अप टू यू, बट आप सीखिए और सीख के अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यदि कोई एक आध दो बातें रह गई हैं सेंटर्स और लाइंस के बारे में वो हम आगे ज़रूर से डिस्कस करेंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। हाँ, जाते जाते दोस्तों एक और बात मुझे याद आ गई ऑर्थो सेंटर के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे पास अभी कोई नोट्स तो है नहीं, मैं सिंपल जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक बात और आप इसको नोट कर लीजिए कि जब मैंने आपको अभी ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था, एक ट्राइंगल मैंने अभी बनाते हैं इसको, दैट इज ए बी सी, और यदि हम ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर है ए डी बी सी एफ। तो आपको एक और बात दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ए ओ का प्रोडक्ट ओ डी के साथ में वो इक्वल होगा बी ओ का प्रोडक्ट बी ओ ई के साथ में, और सी ओ का प्रोडक्ट ओ एफ के साथ में। मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आए और आपको पता ना हो। देर सवेर वो बातें मेरे दिमाग में आएंगी, मेरे जहन में आएंगी, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।